गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे अपनी ऑप्टिक्स की क्लास में, बीएससी पार्ट सेकंड की में, और इस बार हम उससे थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे जहाँ से अपन ने ख़त्म किया था। उसके बाद से हमने लास्ट टाइम में व्यतिकरण प्रभाव में फ्रिंज चौड़ाई देखी थी। किसकी बात अपन कर रहे थे? फ्रिंज चौड़ाई की बात कर रहे थे। बीटा की बात कर रहे थे, जो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आया था अपने पास। ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता था ये, और अपन ने ये भी देखा था कि अगर प्रकाश स्रोत जो अपने पास S1 और S2 के बीच की दूरी अगर अपन कम करते हैं तो कैसे डिपेंड करता है प्रकाश स्रोत और पर्दे की जो दूरी है, विवर्तक और पर्दे के बीच की जो दूरी है उस पर कैसे निर्भरता दर्शाता है। फिर अपन ने ये भी देखा था कि ये जो बीटा होता है, ये चाहे काली फ्रिंजें हो चाहे चमकीली फ्रिंज हो, दोनों ही प्रकार की फ्रिंजों के लिए क्या मिलता था? समान मिलता था। इसका मतलब व्यतिकरण प्रतिरूप में जो फ्रिंज चौड़ाइयाँ थी वो क्या मिलती थी? समान मिलती थी। अब अपन जो नेक्स्ट बात है वो इससे आगे करेंगे। नेक्स्ट बात क्या है उसमें देखो क्या है, आगे वाली स्थिति थी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। किसके लिए? व्यतिकरण के लिए इनकी अपन बात कर रहे थे कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने पहले भी दो चार बातें बोली हैं इसमें कि आयाम लगभग समान होना चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें अपन ने बताई है ना। उनको अपन वापस से रीअरेंज करते हैं यहाँ पर, और अपन देखते हैं कि फर्स्ट बात क्या होनी चाहिए कि कोई भी दो आपके पास प्रकाश स्रोत आपको मिलते हैं तो उनसे जब व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न होता है तो उस व्यतिकरण प्रभाव के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो लागू होती हैं, जिनका अपन को ध्यान रखना है वो अपन देखते हैं। पहली बात क्या होनी चाहिए, जो प्रकाश स्रोत अपन ले रहे हैं है ना, उससे उत्पन्न जो तरंगे हैं वो कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध। पहली ही बात ये आ जाती है अपने पास, कैसी होनी चाहिए? प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। तरंगे कला संबद्ध बताओ, चाहे ये जो प्रकाश स्रोत हैं इनको कला संबद्ध बोलो, बात एक ही है। होती बात किसकी है? इन प्रकाश स्रोतों से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं उनके बीच जो कला संबद्धता है वो देखी जाती है। इसका मतलब प्रकाश स्रोत कैसे होनी चाहिए? कला संबद्ध होनी चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए। कला संबद्धता का मतलब ये होता है कि दो प्रकाश स्रोत अगर अपन काम में ले रहे हैं तो उनसे उत्सर्जित जो तरंगिकाएं हैं उनके बीच या तो नियत पथांतर हो या कलांतर नियत हो या शून्य हो, है ना। तो ऐसी स्थिति अपने पास होती है तो वो कला संबद्धता कहलाती है उनकी, और वो जो तरंगे होती हैं वो कला संबद्ध तरंगे कहलाती हैं। और व्यतिकरण के लिए सबसे पहली शर्त यही है, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं होंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देगा आपको। सीधी की सीधी इंटेंसिटी सफ़ेद तीव्रता, सफ़ेद प्रकाश आपको क्या मिलेगा? सभी वाइट सोर्स अगर आप काम में ले रहे हो तो ऐसा कैसा मिलेगा? चमकीला। या आप यूँ कहेंगे मोनोक्रोमेटिक आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? जो पर्दे पर प्रतिरूप है वो एक समान चमकीला मिलेगा। ठीक है, पहली बात कला संबद्धता की। दूसरी जो बात है वो क्या होनी चाहिए? प्रकाश स्रोत या तरंगे, प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? एक वर्णीय, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए। यानी उसकी आवर्ती या तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आवर्ती, या जिसकी अपन बात करें उल्टा सी अपॉन लैम्डा लेते हैं ना, तरंग दैर्ध्य, वो एक ही होनी चाहिए। एक ही आवर्ती या एक ही तरंग दैर्ध्य, ये आवर्ती या तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ऐसा जो प्रकाश होता है उसको एक वर्णीय प्रकाश कहा जाता है। आवर्ती से अपन कलर निर्धारण करते हैं ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक वर्णीय प्रकाश कहा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब अपन व्यतिकरण प्रतिरूप देखना चाह रहे हैं उस कंडीशन में प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? एक वर्णीय, यानी इससे उत्सर्जित जो तरंगिकाएं हैं उनकी आवर्ती क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अलग अलग आवर्तियों का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आवर्तियों का जब मिक्सअप होता है तो केंद्रीय फ्रिंज के आसपास तो दो चार फ्रिंजें आपको दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे प्रतिरूप जो है वो अस्पष्ट होता जाता है व्यतिकरण प्रतिरूप। क्यों? ऐसा इसलिए होता है, सपोज किसी एक आवर्ती की तरंग के लिए या एक लैम्डा की तरंग के लिए कहीं पर व्यतिकरण निम्नलिखित बनना चाह रहा है, अगर दूसरी वेवलेंथ उसके साथ है, दूसरा वेवलेंथ है लैम्डा दूसरा, उसके लिए क्या पता वहाँ व्यतिकरण उच्चिष्ट बने तो हो गया ना कोलैप्स। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलता है? जैसे ही सेंट्रल फ्रिंजों के आसपास वाली स्थिति से दूर जाते हैं तो आपको व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।
तो इसलिए अपने पास प्रकाश स्रोत क्या रहना चाहिए, एक वर्णीय रहना चाहिए। तीसरी बात अपने पास क्या आती है कि ये जो अपने पास प्रकाश स्रोत अपन काम में ले रहे हैं ये समान ध्रुवण की अवस्था में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकी ध्रुवण की अवस्था क्या होनी चाहिए, समान। यानी जो भी प्रकाश स्रोत S1 और S2 जैसे अपन एक डबल स्लिट में लिए थे तो S1 और S2 अपन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि S1 से जो प्रकाश तरंगिकाएं उत्सर्जित हैं अगर वो किसी विशेष दिशा में पोलराइज्ड हैं, सपोज y डायरेक्शन में, इधर अपन y ले रहे इस दिशा में पोलराइज्ड हैं, तो S2 से जो उत्सर्जित तरंगिकाएं उनकी भी पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये y ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी z हो जाए इनकी y हो जाए, वो सर्कुलर हैं ये दीर्घवर्ती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ध्रुवण की अवस्था है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ध्रुवण की अवस्था भी क्या रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, आयाम लगभग क्या होना चाहिए, आयाम लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो दो प्रकाश स्रोत अपन काम में ले रहे हैं S1 और S2 काम में ले रहे हैं उन दोनों का आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्यों, ये दिक्कत कहाँ करता है, ये दिक्कत वहाँ करता है जब व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है तो जो अधिक जो चमकीली फ्रिंज, उसके बाद काली फ्रिंज, उसके बाद चमकीली फ्रिंज, काली फ्रिंज, ऐसे जो फ्रिंजें बनती हैं उन फ्रिंजों का जो कॉन्ट्रास्ट है कि एकदम से चमकीली का मतलब इतनी दूरी में चमकीली का मतलब चमकीली, है ना। इसके जस्ट आगे देखोगे तो एकदम से डार्कनेस मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि चमकीली है, चमकीलापन धीरे धीरे खत्म हुआ और आपको पता ही नहीं चला, कब जा करके आपको अंधेरा सा मिलने लगा, फिर पता नहीं कब चला, पता चला कि वापस अगली चमकीली फ्रिंज स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये जो बीच का जो आपको देख रहा है ना कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हुआ कि एक चमकीली फिर काली फिर चमकीली फिर काली, ये एकदम स्पष्ट आपको दिखे, इसको अपन विपर्यास कहते हैं हिंदी में, है ना। ये आपको क्या मिलना चाहिए, स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। और ये तभी हो पाता है जब आयाम दोनों तरंगों का क्या होता है, सेम होता है, समझ गए। तो इसका मतलब ये समान लेने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट जिसको अपन कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा उससे। अगर आयाम समान लोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, अच्छा व्यतिकरण, स्पष्ट व्यतिकरण जिसको अपन कहते हैं ना, व्यतिकरण इंटरफेरेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पष्ट मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, आयाम अच्छा हो गया, ध्रुवण की अवस्था समान होगी, एक वर्णीय हो गया, कला संबद्धता हो गई। ये जो प्रकाश तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं इनमें पथांतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है आपको कि जो भी प्रकाश स्रोत अपन S1 और S2 ले रहे हैं उन प्रकाश स्रोतों से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही हैं उनमें पथांतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन करेंगे सपोज एक तरंगिका ऐसे चल के आ रही है, ये वाली स्थिति है ना, यहाँ तक वो कला संबद्धता शो करती है। दूसरी तरंगिका है वो यहाँ तक आ रही है, ये लो जनाब, वो यहाँ तक कला संबद्ध है। अब इनके अध्यारोपण के लिए कितना भाग बचा, ये इतना सा भाग, ये इतने से भाग में अध्यारोपित हो पाती है क्योंकि पथांतर ज़्यादा नहीं है, यहाँ प्रोपोगेट के तब ये यहीं पहुँची है। इसलिए अपन करेंगे पथांतर कम करने के लिए क्या करें, ये इस टाइप से होनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस इनको अध्यारोपण के लिए मिल जाए, है ना। और ऐसा नहीं हो कि एक तरंग तो आगे निकल जा चुकी है फिर दूसरी तरंग आ रही है और उनमें अध्यारोपण हो ही नहीं पाए, व्यतिकरण होगा कहाँ से, है ना। तो इस कंडीशन में अपन को क्या ध्यान रखना है कि पथांतर क्या नहीं होना चाहिए, पथांतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा पथांतर हो कि तरंगों का मेल मिलाप ही नहीं हो पाया और अध्यारोपण हो ही नहीं और घटना आपको दिखे ही नहीं व्यतिकरण की। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ये जो व्यतिकरण की स्थिति में जो तरंगे अपन लेते हैं, दो प्रकाश स्रोत लेते हैं, इनसे जो तरंगे होती हैं वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। किसमें, एक ही दिशा में संचरण होना चाहिए, इनका प्रोपोगेशन है वो एक ही दिशा में होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरंग इधर जा रही है एक उधर जा रही है और इनका अध्यारोपण हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की और पथांतर कम होना चाहिए दोनों का और आयाम लगभग समान हो, उनके बीच कलांतर की स्थिति है वो भी नियत रहे, तब जाकर के क्या होता है, उनका व्यतिकरण प्रतिरूप अपन को देख पाता है पर्दे पर, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं, बेसिक शर्तें अपने पास, ये सारी शर्तें आपको फॉलो करनी होती हैं किसी भी
व्यतिकरण प्रतिरूप की व्याख्या के लिए आप जैसे ही सोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो वो कला संबद्ध होने चाहिए, उनके लिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आपको काम में लेंगे और ध्रुवण की अवस्था भी उनसे उत्पन्न तरंगिकाओं की सेम होनी चाहिए, आयाम लगभग समान, कॉन्ट्रास्ट अच्छा रखने के लिए पथांतर कम होना चाहिए ताकि उनमें कम से कम अध्यारोपण तो हो सके, ऐसा नहीं कि आगे पीछे तरंगे रहे अध्यारोपण नहीं हो पाए, एक ही दिशा में संचरण हो ताकि अध्यारोपण हो सके। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हैं, ये सारी जो शर्तें हैं ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक होती हैं, जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, विशेष रूप में ध्यान रखनी है। ठीक है, बेसिक चीज है, आपको याद रखनी ही है, बहुत बार आपके काम भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपके पास आती है वो क्या है, देखो अब अपने पास एक चीज और अपन ने पढ़ी है, शुरुआत में पहला ही टॉपिक पढ़ा है कला संबद्ध, है ना, क्या पढ़ा है, कला संबद्धता पढ़ा है। तो हम कहेंगे जो प्रकाश स्रोत अपन ले रहे हैं, अगर व्यतिकरण अपन को कराना है, 2 प्रकाश स्रोत मिनिमम अपन सपोज ले रहे हैं और इनसे अगर अपन को व्यतिकरण कराना है तो इनकी कला संबद्धता अपन कैसे प्राप्त, यानी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत करें कैसे प्राप्त अपन, क्योंकि सामान्य जीवन में तो अपने पास ट्यूबलाइट है, बल्ब है, टॉर्च है, ऐसे जो सोर्स हैं ये कला संबद्ध होते नहीं है ना। हाँ, लेजर लाइट है वो कला संबद्धता दर्शाता है, ठीक है ना, लेकिन 2-2 लेजर लाइट लगाओगे आप और फिर जाकर के सेटल करोगे। इससे अच्छा ये हो कि कॉस्ट भी अपनी कम पड़े, बहुत इजी वे में अपन कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कर सकें और परफेक्शन भी रहे उनमें कला संबद्धता का, ये भी देखने लायक बात है। समझ गए बात आप? तो इसलिए क्या करते हैं, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां अपन देखते हैं। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, ये अपन देखेंगे। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां कितनी होती हैं अपने यहाँ सिलेबस में, या बाकी आप पढ़ते हो कितनी हो, ये 2 विधियां पढ़ते हो आप। ठीक है, पहली विधि तो अपने पास है किसके द्वारा, तरंगागर के विभाजन द्वारा। ठीक है, दूसरी जो विधि आपके पास आती है वो है आयाम के विभाजन द्वारा। दो विधियां अपन पढ़ते हैं, दोनों ही विधियों में देखो बेसिक क्या समानता रहती है, दोनों में समानता ये रहती है कि प्रकाश स्रोत एक ही लेते हैं। समझ गए? हाँ, स्रोत की प्रकृति कैसी है वो डिफरेंट है, ये ध्यान रखना आप, है ना, कि 2 विधियां अपने पास है। एक तो तरंगागर के विभाजन से अपन 2 कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करेंगे और किससे, एक ही स्रोत से, स्रोत अपने पास एक ही रहेगा। ठीक है, और उससे 2 कला संबद्ध स्रोत बनाएंगे। हाँ, ध्यान देना कि पहला स्रोत भी कला संबद्ध ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास जो तरंगागर का विभाजन है पहला मेथड, तो ये दूसरा मेथड कौन सा है, आयाम के विभाजन द्वारा, कि उस प्रकाश स्रोत से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं उन तरंगिकाओं का जो आयाम है उस आयाम को अपन क्या करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं और फिर अध्यारोपण कराते हैं। पहले विधि में क्या होता है, देखो पहली विधि क्या है अपने पास, 1 बाय 1 करके अपन देख लेते हैं इन दोनों को, है ना। पहली जो विधि है तरंगागर के विभाजन द्वारा, बहुत इजी मेथड है। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, कैसे विभाजन हो सकता है। देखो आप जब इनका विभाजन करोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको कि अच्छा ऐसे विभाजन होता है ना। तरंगागर के विभाजन में क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत लेते हैं। क्या लेते हैं, एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, जो अपन ने एस लिया था, आपको ध्यान है क्या, है ना। और इस प्रकाश स्रोत से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है ना, ये तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, इनका जो तरंगागर होता है WW डैश, है ना। इस WW डैश को अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ये WW डैश जैसे आगे संचरित होता हुआ क्या होगा, किसी पर्दे पर गिरेगा, तो इस पर्दे पर यहाँ एक स्लिट निकाल दो, एक स्लिट यहाँ, ये यंग डबल स्लिट में आपने देखा था ना, एक स्लिट यहाँ निकाल दो और एक स्लिट यहाँ निकाल दो, है ना। अब यंग डबल स्लिट में आपने ये S1 और S2 के रूप में डिनोट किया था, आपको याद हो तो, ये S1 था और ये क्या था, S2। ये देखो WW डैश, यही तरंगागर आगे बढ़ रहा है ना इधर, है ना। अब S1 और S2 किस पे, एक ही तरंगागर पे आते हैं। किस पे ले लिया अपन ने, एक ही तरंगागर पे ले लिया। अब मुझे बताओ कि S1 में जो S1 जहां पर है, यहाँ पर है प्रकाश का तरंगागर का थोड़ा सा भाग यहाँ पहुंचता है इस स्लिट पर, तो इसके कण के कंपन जिस प्रकार से होते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ वाले कण के कंपन होंगे। क्यों, दोनों ही कण कहाँ हैं, या अपन यूँ कहेंगे दोनों ही बिंदु, इस बिंदु पर प्रकाश के कंपन है वो और इस बिंदु पर प्रकाश के कंपन है वो, दोनों ही बिंदु चूंकि एक ही तरंगागर पर और एक ही तरंगागर समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। समझ गए? इसका मतलब इस पे जो भी पॉइंट लोगे, है ना, चाहे इस पॉइंट की बात करो आप,
है ना, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इसकी करो, चाहे इसकी करो, ये चारों पॉइंट क्या है, कला संबद्ध है। हमने इन दो पॉइंट की सहायता से क्या कर लिया, इन दोनों पॉइंट को इस स्लिट की सहायता से आगे ले लिया। हमने कहा कि इतना सा भाग जो इस स्लिट से बाहर आएगा, अब इतना भाग जो इस स्लिट पर पहुंचा तरंगागर का, ये जिस भी कला में कंपन करेंगे वो बिंदु, यहाँ वाले बिंदु वो भी उसी कला में कंपन करेंगे, समान कला में। और हाइगन ने बाकी बात कही दी, क्या कह दी कि यहाँ प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का भी काम करेगा, और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और ये तरंगिकाएं जिस कला में कंपन करेंगी सेम उसी में ये करेंगी, इसका मतलब समान कला में हो गए ना। तो दो प्रकाश स्रोतों की तरह, हाँ हालांकि आभासी होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये वास्तविक स्रोत नहीं रखे अपन ने क्या किया है, आभासी प्रकाश स्रोत बनाए दो। ये दो प्रकाश स्रोत क्या बन गए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत बन गए। कला संबद्ध, इसमें जो परिवर्तन होगा वो इसमें, क्योंकि एक ही तरंगागर से ही बनाए हैं अपन ने, समझ गए। तो क्या होता है इसमें, एक ही तरंगागर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो तरंगागर का जो विभाजन है वो किस किस से के द्वारा किया जा सकता है, यहाँ आंशिक अपवर्तन और परावर्तन किस किस से किया जा सकता है, सॉरी अपवर्तन या परावर्तन, दोनों में से कोई सा भी मेथड काम में ले सकते हो आप, है ना। दोनों में से कोई सा भी मेथड काम में लेकर के अपन क्या कर सकते हैं, तरंगागर को दो या दो से ज्यादा भागों में भी अपन बांट सकते हैं। हमें दो ही चाहिए अध्यारोपण के लिए। तो इस प्रकार से परावर्तन आपतित तरंग प्रकाश है, आपतित प्रकाश का जो तरंगागर है उस तरंगागर का अपवर्तन या परावर्तन दोनों में से किसी भी एक विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, दो भाग बना सकते हैं उससे, और उससे दोनों भागों को अपन क्या कर सकते हैं, दो आभासी कला संबद्ध स्रोतों की भांति काम में ले सकते हैं, समझ गए। इस प्रकार से अपन तरंगागर के विभाजन से अपन क्या कर सकते हैं, दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि में अपने पास जो प्रकाश स्रोत है वो प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, या पॉइंट लाइक होना चाहिए, या पॉइंट सोर्स होना चाहिए, या संकीर्ण का मतलब नैरो होना चाहिए। स्लिट, नैरो संकीर्ण स्लिट भी ले सकते हैं अपन, इस टाइप का भी हो सकता है, नैरो स्लिट हो सकती है, या कोई पॉइंट बिंदु प्रकाश स्रोत बिंदुवत होना चाहिए, ठीक है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो या कोई बहुत पतली स्लिट हो, ऐसा अपने पास क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत होना चाहिए। उससे जो उत्पन्न तरंगागर है उसका इन विधियों द्वारा अपन दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या होगा, इनसे क्या हो गया, दो कला संबद्ध स्रोत का, इसका मतलब तरंगागर के दो भाग मिल गए अपन को एक तरह से, है ना। और पहला भाग पहले स्रोत से आता हुआ माना जा सकता है, दूसरा भाग दूसरे स्रोत से आता हुआ माना जा सकता है, वो आभासी होंगे, वास्तविक तो होंगे नहीं। इसलिए दो भाग बन गए तरंगागर के। अब वे दो भाग आगे जाके एक ही दिशा में गमन करेंगे तो आगे अध्यारोपित होंगे और व्यतिकरण का प्रतिरूप हमें पर्दे पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है, ये अभी एक नाम तो अपन ने ले ही लिया था, पहला नाम तो कौन सा था एग्जाम्पल के तौर पर, यंग डबल स्लिट, है ना, यंग द्विरेखा छिद्र। प्रयोग दूसरा जो अपने पास होता है वो इसमें कौन सा है, फ्रेनल द्विप्रिज्म। फ्रेनल बाइप्रिज्म, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, यही मेथड अपना करके एक तरंगागर से दो तरंगागर बना लेते हैं और दोनों ही कला संबद्ध होंगे और उनको वापस अध्यारोपित कराया जाता है। अध्यारोपित करा करके क्या कर लेते हैं, अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर लेते हैं और अपने पास आराम से व्यतिकरण के लिए दो कला संबद्ध स्रोत भी मिल गए, कला संबद्धता की शर्त का भी पालन हो गया। और ये जो कला संबद्ध स्रोत है, इस प्रकार से एक ही तरंगागर के दो तरंगागर बनाना क्या होता है, थोड़ा ईजी रहता है। और खास बात करें तो उनमें कला संबद्धता बहुत अच्छी बनी रहती है, समझ गए। आयाम वाली प्रॉब्लम भी उनमें नहीं आती, ठीक है, कम आती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, एक मेथड तो अपने पास ये था जिसमें तरंगागर के विभाजन से अपन ने क्या कर लिया, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कर लिए। दूसरा जो मेथड है वो क्या, देखो दूसरा जो मेथड है वो कौन सा था, आयाम के विभाजन द्वारा। जो प्रकाश स्रोत अपन काम में ले रहे हैं उस प्रकाश स्रोत से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, उन तरंगिकाओं का जो आयाम होता है उस आयाम को आंशिक परावर्तन या अपवर्तन, ध्यान देना, आंशिक परावर्तन या
अपवर्तन द्वारा, इस मेथड द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आंशिक परावर्तन या आंशिक अपवर्तन की विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उस आयाम का अलग अलग भागों में विभाजन कर सकते हैं। समझ गए। अब क्या होता है कि आयाम का जो परावर्तित भाग है ना, अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश स्रोत का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है इस विभाजन में, प्रकाश स्रोत विस्तृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विस्तृत, ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है, फैला हुआ होना चाहिए, बहुत विस्तृत प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ताकि अपन किसी सतह को इल्यूमिनेट करें परावर्तन के लिए तो बहुत सारे पार्ट को वो कवर करे और वहां से परावर्तित किरणें अपन को खूब सारी मिले। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि आयाम के विभाजन के लिए प्रकाश स्रोत कैसा विस्तृत होना चाहिए। और इसको जब प्रकाश स्रोत से जो तरंगिकाएं होती हैं उनको जब आपतित कराते हैं किसी सतह पर, उस सतह से अपन या तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों आंशिक अपन करते हैं। और उस कंडीशन में परावर्तन और अपवर्तन के फलस्वरूप कुछ भाग तो परावर्तित किरणों के रूप में मिलेगा और कुछ भाग किसमें मिलेगा, अपवर्तित किरणों के रूप में मिलेगा या पारगमित किरणों के रूप में मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाला भाग जो परावर्तित किरणों के रूप में मिला वो किरणें क्या होती है, आपस में अध्यारोपित होती है और उधर अपन को व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलता है। जो अपवर्तित हुई है वो फिल्म की दूसरी तरफ जाएंगी, कोई फिल्म से अपन करा रहे हैं जिस सतह के दूसरी तरफ जाएंगी तो वहां वो पारगमित का काम भी करेंगी, दूसरी तरफ निकलेंगी तो अपवर्तन के नियम के अनुसार। फिर दूसरी तरफ जो पारगमित प्रकाश किरणें हैं वो भी क्या होंगी, अध्यारोपित होंगी और उधर व्यतिकरण प्रतिरूप प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। और इसमें आंशिक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा क्या करते हैं, आयाम का विभाजन करते हैं। परावर्तित भाग में आयाम का कुछ भाग परावर्तित हुआ है और आयाम का कुछ भाग क्या हुआ है, अपवर्तित हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए परावर्तित जो भाग है वो बार बार उसका रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन होगा, तो उस कंडीशन में अपन को बहुत सारी किरणें मिलेंगी। अपन देखेंगे भी, अपने पास पतली फिल्मों में व्यतिकरण होगा, उसमें वेव शेप में देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो वहां जो परावर्तित किरणें हैं उनमें भी व्यतिकरण और पारगमित में भी व्यतिकरण अपन देख सकते हैं। ये अपने पास सिंपल मेथड होता है आयाम के विभाजन द्वारा। ठीक है ना, और अपन ये कह रहे हैं कि आयाम के विभाजन के फलस्वरूप जो अपन करते हैं व्यतिकरण उसमें या कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं उसमें क्या होगा। अब इसमें देखो एक ही चीज आपको बताऊं, कोई प्रकाश किरण है वो जब आपतित होती है किसी सतह पर तो जो परावर्तित भाग मिल रहा है आपको, परावर्तित किरणें मिल रही हैं वो उनमें कला संबद्धता सेम रहेगी, उनमें कलांतर चेंज नहीं होगा बार बार समय के साथ, वो नियत कला के रहेंगे, नियत कला संबद्धता रहेगी। क्योंकि ना तो फिल्म की मोटाई और उसका अपवर्तनांक बदल रहा और ना ही अपने प्रकाश स्रोत है उसका कुछ मान बदला है ना, इसलिए क्या होगा अपने पास कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे परावर्तित किरणें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अपन क्या काम में लेते हैं, पतली फिल्मों में व्यतिकरण। किन में व्यतिकरण है, पतली फिल्मों में व्यतिकरण है। और दूसरा अपन क्या काम में लेते हैं इसमें, आपको याद हो तो न्यूटन वलय, न्यूटन वलय जो जहां बनती है व्यतिकरण प्रतिरूप के फलस्वरूप वहां भी यही विधि काम में ले जाती है। और तीसरा एक आपका जाना पहचाना नाम है माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये माइकलसन व्यतिकरण मापी, ये तीनों आपके पास ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे अपरेटस हैं, ऐसे सेटअप हैं जिनमें अपन क्या करते हैं, आयाम के विभाजन के फलस्वरूप अपन क्या प्राप्त करते हैं, दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं और उनको अपन फिर से क्या करते हैं, अध्यारोपित कराते हैं। अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या मिलता है अपन को, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता है, जो अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपने पास था आज का मेन पार्ट जिसके अपन ने बात करी। नेक्स्ट जो अपन इसमें आएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, पतली फिल्मों में व्यतिकरण की। जो कोई पतली फिल्म अपन अगर ले लेते हैं उस पतली फिल्म में व्यतिकरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसमें आयाम का विभाजन होता है और कैसे परावर्तित प्रकाश किरणें अपन को मिलती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।